आप सबको नमस्कार। हमने संधारित्रों के संयोजन से पहले समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र इनको पढ़ा है, समझा है और आप लोगों ने इनके सूत्र भी याद कर लिए होंगे। आज हमारा टॉपिक है संधारित्रों का संयोजन। हम सर्वप्रथम चर्चा करेंगे कि संयोजन की कहाँ जरूरत पड़ती है, संधारित्रों के संयोजन की कहाँ जरूरत पड़ती है। कई बार क्या होता है कि हमें अधिक धारिता या कम धारिता या अधिक विभवांतर पर या कम विभवांतर पर संधारित्र का यूज करना होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि हमारे पास एक संधारित्र है जो कि 50 वोल्ट पर ऑपरेट होता है और इसकी धारिता 200 माइक्रोफैरड है। तो अगर हमें 220 वोल्ट पर ऑपरेट करवाना है किसी संधारित्र को, तो ये संधारित्र काम नहीं आएगा क्योंकि ये तो 50 वोल्ट पर ऑपरेट होने वाला है। तो हमें संधारित्रों का 2-3 संधारित्र, 4 संधारित्र का कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना होगा जो 220 वोल्ट को वहन कर सके, सहन कर सके, उस पर ऑपरेट हो सके। अगर हमें धारिता ज़्यादा चाहिए तो हमें उनको श्रेणी में जोड़ें या समांतर में जोड़ें। अगर हमें धारिता कम चाहिए तो हम किस क्रम में जोड़ें। इन सभी क्रमों को हमें समझने के लिए संधारित्रों के संयोजन को पढ़ना होगा। इन सभी बातों को समझने के लिए हमें संधारित्रों के संयोजन को पढ़ना होगा। कितने टाइप के संयोजन हैं? मुख्यतः 2 टाइप के संयोजन हैं। कौन कौन से? एक तो है संधारित्रों का श्रेणी संयोजन और एक है समांतर संयोजन। इन दोनों का अध्ययन करेंगे हम। सर्वप्रथम हम पढ़ने वाले हैं श्रेणी संयोजन को, तो पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं संधारित्रों का श्रेणी संयोजन। सर्वप्रथम हमें यह समझना होगा कि श्रेणी संयोजन कहते किसे हैं। जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, चित्र के अंदर आपको 3 संधारित्र दिख रहे हैं। एक संधारित्र ये रहा और एक संधारित्र यहाँ है और एक संधारित्र यहाँ है। ये 3 संधारित्र है और इनका जो ये संयोजन है इसे हम कहते हैं श्रेणी संयोजन। इस संयोजन को देख करके श्रेणी संयोजन की डेफिनेशन बढ़ाते हैं। देखिए कैसे। अगर हम लोग इसको फर्स्ट प्लेट कहें संधारित्र की, तो इस प्लेट को कौन सी प्लेट कहेंगे? सेकंड कहेंगे। ये फर्स्ट है तो ये प्लेट सेकंड होगी ना। इसी प्रकार से जो सेकंड संधारित्र है, द्वितीय संधारित्र है, उसकी ये कौन सी प्लेट हो जाएगी? फर्स्ट प्लेट हो जाएगी। और ये कौन सी प्लेट हो जाएगी भाई? ये हो जाएगी सेकंड प्लेट। और थर्ड संधारित्र, तीसरे संधारित्र की ये प्रथम प्लेट हो गई और ये कौन सी प्लेट हो गई? द्वितीय प्लेट हो गई। अब अपने श्रेणी संयोजन कहते किसे हैं, डेफिनेशन बढ़ाते हैं। जब किसी संधारित्र की द्वितीय प्लेट को, जिसे मान लीजिए प्रथम संधारित्र की द्वितीय प्लेट को द्वितीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से जोड़ा जाए तथा द्वितीय संधारित्र की द्वितीय प्लेट को तृतीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से जोड़ा जाए और इसी प्रकार से आगे संधारित्रों को जोड़ा जाए, तो ये जो संयोजन होगा, ये जो क्रम होगा, इसे हम क्या कहेंगे? संधारित्रों का श्रेणी संयोजन कहेंगे। उम्मीद है आप लोगों को श्रेणी संयोजन किसे कहते हैं ये बात समझ आ गई होगी। अब हमने क्या करना है, इस श्रेणी संयोजन में जो प्रथम संधारित्र है, पहला संधारित्र है, उसकी प्रथम प्लेट को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ दिया। अब हमने क्या किया? श्रेणी संयोजन में जुड़े संधारित्रों के प्रथम संधारित्र की प्रथम प्लेट को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ दिया और अंतिम संधारित्र जो है, जो चित्र के अंदर तृतीय संधारित्र है, अंतिम संधारित्र है, उसकी द्वितीय प्लेट को हमने बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया। ये हमने संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन को बैटरी से संयोजित कर दिया। अब देखते हैं आगे क्या होगा। बैटरी के धन टर्मिनल से धन आवेश इस प्रथम प्लेट पर आएगा। प्रथम संधारित्र की प्रथम प्लेट धनावेशित हो जाएगी
और प्रेरण के कारण इसकी जो द्वितीय प्लेट है उस पर ऋण आवेश आएगा। प्रेरण के कारण द्वितीय प्लेट पर ऋण आवेश आएगा। उस ऋण आवेश के मान के बराबर इसकी बाहर की साइड पर धन आवेश आएगा। और ये जो धन आवेश है बाहर की साइड में आया है, ये यहां से इस तार के माध्यम से इस संयोजन तार के माध्यम से इस प्लेट पर आ जाएगा। मतलब द्वितीय संधारित्र की प्रथम प्लेट पर धनावेश आ जाएगा। ध्यान रखें, ये धनावेश कौन से वाला आया है? ये जो बाहर की साइड में आया था, प्रथम संधारित्र की द्वितीय प्लेट की बाहर की साइड में आया था, ये इस तार के माध्यम से ट्रेवल करके द्वितीय संधारित्र की प्रथम प्लेट पर आ गया है। और इस धनावेश के कारण प्रेरित होगा यहां ऋणावेश। इस धनावेश के कारण द्वितीय प्लेट जो है द्वितीय संधारित्र की, उस पर ऋणावेश प्रेरित होगा। और पहले की तरह यहां धनावेश प्रेरित होगा, क्योंकि ये ऋणावेश आया कहां से है? यहीं से तो इलेक्ट्रॉन निकल के इधर गए हैं ना, तो यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, अर्थात यहां धनावेश आया है। और ये धनावेश पुनः इस संयोजित तार से होते हुए इस प्लेट पर आएगा। मतलब तृतीय संधारित्र की प्रथम प्लेट पर आएगा ये धनावेश, और यहां से धनावेश खत्म हो जाएगा क्योंकि आगे वाली प्लेट पर चला गया ये। और इस धनावेश के कारण इसकी जो द्वितीय प्लेट है उस पर ऋणावेश प्रेरित होगा। ऋणावेश प्रेरित होगा, और ये ऋणावेश प्रेरित हो गया, और इधर कौन सा आवेश प्रेरित हो जाएगा? धनावेश हो जाएगा। और इस बैटरी के ऋण टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस धनावेश को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। मतलब ये धनावेश इलेक्ट्रॉनों से निरस्त हो जाएगा। अब आज पूरे प्रोसेस में आपने देखा है कि प्रेरण द्वारा आवेश आ रहा है। तो प्रेरण द्वारा जो आवेश आता है वो मौजूदा आवेश के परिमाण के समान ही होता है। इसका मतलब इन तीनों संधारित्रों जो कि श्रेणी क्रम में संयोजित है पर समान परिमाण का आवेश आएगा। इन बातों को लिखते हैं। श्रेणी संयोजन में, श्रेणी संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर समान परिमाण का आवेश आएगा। अब दूसरी बात, मान लेते हैं कि पहले संधारित्र की धारिता C1, दूसरे संधारित्र की धारिता C2 और तीसरे संधारित्र की धारिता C3 है। धारिताएं अलग अलग है, आवेश समान है, और श्रेणी क्रम में होने के चलते इनके सिरों पर विभवांतर भी अलग अलग होगा। इसके सिरों पर विभवांतर, पहले संधारित्र के सिरों पर विभवांतर V1 मान लिया, दूसरे संधारित्र के सिरों पर विभवांतर V2 मान लिया, और तीसरे संधारित्र के सिरों पर विभवांतर V3 मान लिया। ये बात भी लिख देते हैं। प्रथम, द्वितीय व तृतीय संधारित्रों के सिरों पर विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 तथा धारिताएं C1, C2 व C3 है। ये थ्योरी होगी। थ्योरी के अंदर एक तो आप डेफिनेशन लिखिएगा,
दूसरा जो मैंने अभी आपको समझाया कि प्रेरण द्वारा ये ऋणावेशित हो जाती है, ये धनावेशित होती है, वो थ्योरी लिखिएगा। और तीसरी बात जो मैंने बोर्ड पर लिख दी है, ये थ्योरी में लिखिएगा। ये हो गई है थ्योरेटिकल पोर्शन इसका। अब हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर एक तुल्य संधारित्र की धारिता ज्ञात करना चाहते हैं। क्या ज्ञात करना चाहते हैं? इन तीनों संधारित्रों के तुल्य संधारित्र की धारिता ज्ञात करना चाहते हैं। तो करते हैं। इन तीनों के तुल्य मान लीजिए ये कोई संधारित्र है। इन तीनों संधारित्रों के तुल्य हमने एक संधारित्र चित्र में बना लिया है। बैटरी वही है, V विभवांतर है बैटरी के सिरों के मध्य, और तुल्य संधारित्र है तो यह भी Q आवेश ग्रहण करेगा और इसकी धारिता मान लेते हैं C है, और इसके सिरों पर विभवांतर कितना होगा? बैटरी के विभवांतर के बराबर ही होगा। ये तो तुल्य हो गया। ये कौन सी धारिता हो गई? तुल्य धारिता हो गई। अब देखिएगा इस चित्र से, अतः V बराबर क्या होगा? V क्या है आप जानते हैं, बैटरी का विभवांतर है। V बराबर क्या होगा? श्रेणी क्रम है तो इन विभवांतरों का बीजगणितीय योग कर दिया जाएगा, अर्थात V1 V2 V3 इन तीनों का योग ही तो बैटरी के विभवांतर के बराबर होगा। इन तीनों को जोड़ेंगे तभी तो कुल विभवांतर आएगा। P और R सिरों के मध्य विभवांतर आएगा, और P और R सिरों के मध्य जो विभवांतर है वही तो बैटरी का विभवांतर है। तो V1 V2 एंड V3 ये समीकरण 1 हो गया। अब देखिए ये एक संधारित्र है, और संधारित्र के लिए आप एक बात जानते हैं। समीकरण 1 बना के छोड़ दिया आपने। प्रथम संधारित्र के लिए आप लिख सकते हैं Q बराबर C1 V1, धारिता का सूत्र, उससे हम लिख सकते हैं Q बराबर C1 V1। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं द्वितीय संधारित्र के लिए। क्या लिख सकते हैं द्वितीय संधारित्र के लिए? Q बराबर C2 V2, और इसी प्रकार तृतीय संधारित्र के लिए लिख सकते हैं। और आप इन समीकरणों से देखिए ध्यान से, आप V1 का मान निकालेंगे, और इस समीकरण से किसका मान निकालेंगे? V2 का मान निकालेंगे। कितना आएगा? आएगा Q अपॉन C1, यहां से आएगा Q अपॉन C2। और इसी प्रकार से तृतीय संधारित्र के लिए भी V3 का मान निकाल सकते हैं अपने, और ये V1 V2 और V3 ये तीनों मान हम इस समीकरण के अंदर रखने वाले हैं। तो अभी हमने देखा कि समीकरण 1 जो है V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 है, और V को पड़ा रहने देते हैं। V1 का मान देखा हमने Q अपॉन C1, V2 का मान Q अपॉन C2, और इसी प्रकार से आप खुद निकालेंगे V3 का तो Q अपॉन C3 आ जाएगा। अब इन तीनों में से Q कॉमन आ गया, तो V अपॉन Q बराबर 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2 और 1 अपॉन C3 बना। अब थोड़ी देर पहले हमने तुल्य संधारित्र दर्शाया था। हमने इस प्रकार का चित्र तुल्य संधारित्र के लिए दर्शाया था। V वोल्ट का बैटरी जुड़ा हुआ है, इसकी धारिता को C माना था, तो इसके लिए धारिता की परिभाषा यूज कीजिए। धारिता की परिभाषा से Q बराबर क्या बनेगा? C और गुणा में V। देखिए इसके सिरों पर विभवांतर कितना होगा? बैटरी जोड़ी आपने तो विभवांतर V होगा, और धारिता कितनी है? C है, और आवेश कितना इसे धारण करना पड़ेगा? Q ही धारण करना पड़ेगा यदि इनके तुल्य है तो यहां से आप Q का मान देखते हैं क्या है? C गुणा में V, और ये मान आप इस समीकरण में यूज कीजिए। तो क्या बनेगा? बनेगा V अपॉन CV इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अब ये समीकरण
आप देखेंगे कि v से v कट हो गया, ये बचा 1/c इक्वल्स टू 1/c1 1/c2 1/c3। तो आप इस प्रकार से श्रेणी क्रम के अंदर तुल्य धारिता ज्ञात करने का सूत्र बना चुके हैं। अब यदि हम एक स्पेशल केस पर देखते हैं, यदि 3 संधारित्र की बजाय परिपथ में श्रेणी क्रम के अंदर श्रेणी क्रम में n संधारित्र संयोजित हो तो तुल्य धारिता का सूत्र, तुल्य धारिता निम्न सूत्र से ज्ञात की जाएगी, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/cn। इस प्रकार से हम तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे। n के लिए इस प्रकार से यह सूत्र बनेगा। और यदि सभी संधारित्रों की धारिताएं क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, जितने भी संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं उन सभी की धारिता यदि बराबर हो, समान हो, तो हम लोग 1/c इक्वल्स टू लिखेंगे n/c। मतलब इन सभी को मैंने c डैश के बराबर मान लिया उदाहरण के लिए, तो इसको मैं c डैश नाम देता हूँ, c एक जैसे हो जाएंगे इसलिए c डैश नाम दे दिया हमने। तो आप देख सकते हैं कि जो तुल्य धारिता c है वो कैसे ज्ञात होगी, c डैश बटा n। कहने का मतलब यदि एक संधारित्र की धारिता c डैश है तो जोड़ने के बाद n संधारित्र जोड़ने के बाद धारिता 1/n गुना हो जाएगी, अर्थात धारिता कम हो जाएगी। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए 10 संधारित्र जोड़े आपने, कितने संधारित्र जोड़े आपने, 10 संधारित्र जोड़े, प्रत्येक की धारिता मान लो 10 माइक्रोफैरड थी, तो बताइए जोड़ने के बाद में धारिता कितनी होगी, 1 माइक्रोफैरड हो गई। तो अगर धारिता को कम करना है तो हमें कौन सा क्रम लेना होगा, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन लेना होगा। और इसमें आप देखिएगा, एक बात और देखिएगा, मान लीजिए इस संधारित्र 50 वोल्ट पर काम करता है, तो ये भी 50 वोल्ट पर ही काम करता है और ये भी 50 वोल्ट पर काम करता है। तो अब ये संयोजन कितने वोल्ट पर काम करने के लायक है, ये संयोजन 150 वोल्ट पर काम करने के लायक है। अर्थात यदि आपको धारिता कम चाहिए और ज्यादा वोल्टेज पर ऑपरेट करवाना है संधारित्रों को, तो आप कौन सा क्रम चुनेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन चुनेंगे। तो महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। तो बुक के अंदर मेरे पास 4 महत्वपूर्ण पॉइंट दिए हुए हैं, उनमें से जो लास्ट का पॉइंट है उसे समझते हैं, क्योंकि उससे आगे के जो पॉइंट है, ऊपर के पॉइंट हैं, वो हमने लगभग थ्योरी के अंदर जो टॉपिक समझा उसमें क्लियर कर ली है लगभग बातें। तो अब देखिए पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, ये एक हमारे पास संधारित्र है और पॉइंट नंबर 4 में हमें कहा गया है कि संधारित्र के अंदर भिन्न भिन्न परावर्तांक, भिन्न भिन्न मोटाई के माध्यम भरे हुए हैं। तो यहाँ T1 मोटाई का εr1 परावर्तांक का एक माध्यम भर दिया गया, ये रहा माध्यम, और एक माध्यम हमने T2 मोटाई का भर दिया और इसका परावर्तांक εr2 रख दिया। ये दूसरा माध्यम भर दिया हमने प्लेटों के मध्य स्थान में, और एक हमने ये माध्यम भर दिया है T3 मोटाई का और इसका परावर्तांक εr3 कर दिया, ये T3 मोटाई का है। अब देखिए अगर आपने इस प्लेट को पॉजिटिव से जोड़ा है और इसे नेगेटिव से जोड़ा है, तो संधारित्र की ये वाली प्लेट नेगेटिव आवेश धारण कर लेगी और ये वाली प्लेट पॉजिटिव आवेश धारण कर लेगी।
तो अब एक यहाँ अलग संधारित्र की रचना हो गई। आप इसको इस प्रकार से समझिए, एक यहाँ एक संधारित्र बन चुका है ये T1 मोटाई का, जिसकी प्लेट्स के बीच की दूरी T1 है, एक संधारित्र बन चुका है। और इसके नीचे एक संधारित्र और बन चुका है जिसकी प्लेट्स के बीच की दूरी T2 है, और एक संधारित्र नीचे और बन चुका है जिसकी प्लेट्स के बीच की दूरी T3 है। ये अपने पास 3 संधारित्र बन चुके हैं। ये हो गए 3 संधारित्र। और आप देखिए ये कौन सा क्रम है भाई संधारित्रों का, ये संधारित्रों का क्रम कौन सा है। हमने श्रेणी क्रम की परिभाषा को समझा था, उसमें क्या था, उसमें था कि एक संधारित्र की प्रथम प्लेट, जिसको आप मान लीजिए बैटरी के ऋण या धन किसी से जोड़ देते हैं, और जो दूसरी प्लेट है प्रथम संधारित्र है, ये प्रथम संधारित्र है, इसकी जो द्वितीय प्लेट है उसको हम द्वितीय संधारित्र की, ये द्वितीय संधारित्र हो गया, द्वितीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से जोड़ रहे हैं, और द्वितीय संधारित्र की द्वितीय प्लेट को तृतीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से जोड़ रहे हैं। तो ऐसा क्रम तो भाई श्रेणी क्रम संयोजन में होता है ना, अभी हमने पढ़ा था श्रेणी क्रम संयोजन में इसी प्रकार से क्रम होता है। तो ये 3 संधारित्र जो हैं ये कौन से क्रम में आ चुके हैं, ये आ चुके हैं श्रेणी क्रम में। तो इनकी तुल्य धारिता कैसे निकलेगी, श्रेणी क्रम के सूत्र से निकलेगी। तो हम लोग याद करते हैं। तो हमने ये देखा कि अलग अलग प्रयुक्तांक के माध्यम भर देने पर ये जो संयोजन है, अलग अलग प्रयुक्तांक के माध्यम भर देने पर ये जो संयोजन है ये श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य हो चुका है। अलग अलग मोटाई के हमने इसमें भरे हैं माध्यम, तो यह श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य बनता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र क्या होता है, तुल्य धारिता का। तुल्य धारिता ज्ञात करने का श्रेणी क्रम में ये निम्न सूत्र होता है, जो हमने इसी टॉपिक के अंदर प्रूव किया है। तो यह क्या है, यह एक समांतर प्लेट संधारित्र है, और ये भी समांतर प्लेट संधारित्र है, और यह भी एक समांतर प्लेट संधारित्र है। 3 संधारित्र हैं, कौन से क्रम के हैं, श्रेणी क्रम के हैं। प्लेटों का क्षेत्रफल कितना मान लेते हैं, प्लेटों का क्षेत्रफल a मान लेते हैं, और मोटाई हमें प्लेटों के बीच की दूरी हमें दी हुई है T1, T2 और T3। तो देखिए हम लोग कैसे याद करेंगे, तो धारिता का सूत्र 1/a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 अपॉन d के स्थान पर आ जाएगा T1। सूत्र लगाया है, आपको याद होगा धारिता का, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d प्लेटों के बीच की दूरी होती है, और यहाँ एप्सिलॉन r जो होता है प्रयुक्तांक होता है, वो हमें तीनों माध्यमों के लिए अलग अलग दिया गया है, उसका हम यूज करेंगे। इसी प्रकार से द्वितीय माध्यम से जो द्वितीय संधारित्र बना है उसके लिए लिखेंगे, और इसी प्रकार से तृतीय संधारित्र तृतीय माध्यम से जो बना है उसके लिए लिखेंगे, और 1/c। अब जो कॉमन आता है वो कॉमन निकाल देते हैं, तो ये बनेगा 1/c इक्वल्स टू में 1/a एप्सिलॉन नॉट आ रहा है कॉमन, तो T1 अपॉन एप्सिलॉन r1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन r2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन r3। इस सूत्र की सहायता से हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, तुल्य धारिता ज्ञात कर सकते हैं। संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन पर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है प्रत्येक संधारित्र पर आवेश और विभव का मान। तो हमें कंसेप्ट पता है, हमने पढ़ा है श्रेणी क्रम संयोजन, हमें क्या कंसेप्ट पता है कि
इस श्रेणी क्रम के अंदर प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान रहता है। जैसे यहाँ प्लस क्यू आवेश आया तो यहाँ माइनस क्यू आवेश आएगा, यहाँ प्लस क्यू आवेश, यहाँ माइनस क्यू आवेश। इसी प्रकार से तीसरे संधारित्र पर प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान रहता है। तो यदि हम लोग एक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कर लेते हैं तो तीनों पर ज्ञात हो गया। और आपने टॉपिक पढ़ा है, आप ये बात भी जानते हैं, कौन सी बात है, कि जो तुल्य संधारित्र होगा उसके भी सिरों पर आवेश Q ही होना चाहिए। अगर हम तुल्य संधारित्र पर आवेश ज्ञात कर लेते हैं तो इसी आवेश को प्रथम संधारित्र पर कहेंगे और यही आवेश द्वितीय संधारित्र पर होगा और यही आवेश तृतीय संधारित्र पर होगा। तो तुल्य संधारित्र पर आवेश ज्ञात करने के लिए हमें तुल्य संधारित्र की धारिता भी ज्ञात करनी पड़ेगी। और बैटरी 7 वोल्ट की हमें क्वेश्चन में दे रखी है। तो हम शुरू करते हैं तुल्य संधारित्र की धारिता ज्ञात करना। तो देखिए श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता इस सूत्र से ज्ञात की जाती है। तो हमें तीनों संधारित्रों की धारिताएं क्वेश्चन में दे रखी है, इनकी वैल्यूज इसमें रखते हैं। तो 1/2 माइक्रो फैरेड, माइक्रो पे काम करते हैं अपने 10 की पावर -6 में ही बदल लेते हैं, प्लस 1/4 इंटू 10 की पावर -6 प्लस 1/8 इंटू 10 की पावर -6। तो इसमें से 1/10 की पावर -6 तो कॉमन आ चुका है और अंदर बचेगा 1/2, 1/4 एंड 1/8, सभी प्लस में है। एलसीएम आ जाएगा इसका 8, तो 1/c एलसीएम आ गया है 8, तो यहाँ आएगा 2, ये 4 हो गया और ये हो गया 2 और ये हो गया 1। तो c बनेगा, इसको उल्टा कर लेंगे, इसको 1/c को हमने c लिख लिया है तो 10 की पावर -6 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा उल्टा, मतलब 8/4 6 7 हो गया और ये हो गया c 8/7 इंटू 10 की पावर -6 फैरेड। ये होगी तुल्य धारिता। इस संधारित्र की तुल्य धारिता, इन तीनों की तुल्य धारिता ज्ञात कर दी। तुल्य धारिता इधर लिख देते हैं, c 8/7 इंटू 10 की पावर -6 फैरेड। अब हम लोगों से प्रश्न में क्या पूछा गया है, आवेश। तो जैसे कि हमने अभी चर्चा की कि अगर हम इस पर धारिता ज्ञात कर लेते हैं, तुल्य संधारित्र पर आवेश ज्ञात कर लेते हैं, तो यही आवेश किस पर होगा, इन संधारित्रों पर होगा। तो ये ज्ञात करेंगे तो ये अपने आप ही सारे ज्ञात हो गए। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि Q बराबर C गुणा V लिखा जा सकता है। तो तुल्य संधारित्र पर चर्चा चल रही है अपनी सारी की सारी। तो तुल्य संधारित्र की धारिता कितनी है भाई, 8/7 इंटू 10 की पावर -6 और बैटरी कितने वोल्ट की है, 7 वोल्ट की। तो ये हो गया 8 × 10 की पावर -6 कूलम। ये हो गया आवेश किस पर, तुल्य संधारित्र पर आवेश। और यही आवेश किस पर होगा, इन संधारित्रों पर होगा। तो आपने इन संधारित्रों पर आवेश ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या करना है, इन संधारित्रों पर विभव भी ज्ञात करना है। तो देखिए प्रथम संधारित्र के लिए, प्रथम संधारित्र के लिए Q = C1V1। Q1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, बराबर है सभी पर, तो Q लिखेंगे। तो C हमें V ज्ञात करना था, प्रश्नानुसार विभव ज्ञात करना है। तो V1 बराबर Q/C1। तो ये बनेगा, Q की वैल्यू कितनी है, ये रही 8 × 10 की पावर -6 अपॉन में C1
2 माइक्रोकुलम, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, तो भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा और 8 में 2 का भाग लगाएंगे 4 वोल्ट। तो प्रथम संधारित्र के सिरों पर विभवांतर कितना होगा 4 वोल्ट। यहाँ V1 की वैल्यू होगी 4 वोल्ट। तो इसी प्रकार से हम लोग द्वितीय के लिए भी ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला यही रहेगा, मेथड यही रहेगा। तो द्वितीय संधारित्र देखिए, द्वितीय संधारित्र के लिए Q बराबर C2 गुणा V2। तो V2 बराबर Q अपॉन C2। तो Q की वैल्यू 8 गुणा 10 की पावर -6 अभी निकाली थी हमने, और C2 की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। कटने के बाद में 2 वोल्ट बचेगा। ये लीजिए 2 वोल्ट होगा द्वितीय संधारित्र की सिरों पर विभवांतर। ये 2 वोल्ट पहले वाले पर 4 वोल्ट हो गया। और इसी प्रकार से तृतीय के लिए हल करेंगे तो बनेगा V3 इक्वल्स टू Q अपॉन C3। तो V3 इक्वल्स टू बन जाएगा Q की वैल्यू 8 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन C3 की वैल्यू 8 माइक्रोकुलम, माइक्रोफैरेड है C की वैल्यू, और ये कटने के बाद में रहेगा 1 वोल्ट। तो V3 की वैल्यू आती है 1 वोल्ट। इससे वेरीफाई कर लिया करें, आप अपने उत्तरों की जांच कर दें। कैसे करेंगे जांच? देखिए हमने कितने वोल्ट लगाया है टोटल 7 वोल्ट। अगर इन तीनों का योग 7 आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई गलती की है हमने। तो देखिए ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, 4 और 2 6 और एक ये 7। तो तीनों संधारित्रों के सिरों पर वोल्टता का योग कितना बैठता है 7।